चलिए, गुड मॉर्निंग। पिछले क्लास में हम लोग देखे थे आपके कॉन्स्टिट्यूशन का शेड्यूल, है ना। अनुसूचियां 12 अनुसूची है, ठीक है। आज हम देखेंगे आपके स्रोत, ठीक है। स्रोत मतलब होता है कि भारत के जब संविधान बनाए गए तो उस संविधान निर्माण के तहत बहुत सारे ऐसे विषय थे जिसको हम लोग बाहर के संविधान से अडॉप्ट किए हैं या फिर लिए हैं, ठीक है। मतलब उन विषय को शामिल किए जो बहुत अच्छे थे या हमारे देश के लिए आपके अनुकूल थे। तो इन विषय को हम अलग अलग देश के संविधान से हम लोग अडॉप्ट किए हैं। अडॉप्ट मत करना मतलब लेना, तो इसको बोलते हैं भारतीय संविधान के स्रोत, ठीक है। इसको हम चर्चा करेंगे आज, ठीक। चलिए, ये आपके देखते हैं। भारतीय संविधान के आपके स्रोत, प्रमुख स्रोत, ठीक है। दूसरा पॉइंट, भारतीय संविधान को भीख का थैला भी बोलते हैं, बताएं आप लोग को, ठीक है। मतलब कुछ व्यक्ति हैं जिनके द्वारा एक लाक्षणिक नाम दिया गया था भीख का थैला। इसका कारण है कि हम लोगों के द्वारा आपके लगभग लगभग आपके 30 से 40% के आसपास जो व्यवस्था है या जो विषय है उसको हम लोग अलग अलग देश से हम लोग अपनाए हैं, ठीक है। ऐसे तो हम लोग लगभग लगभग सारे व्यवस्था बाहर से ही आए हैं। हमारी परंपरा तो अलग थी, भारत की परंपरा। अंग्रेज जब आए उसके बाद ही हमारे आपके संविधान की मांग हुई ना भाई, ठीक है। तो ज्यादातर जो हमारी जो संविधान के जो विषय है वो आपके इंग्लैंड के संविधान से मैच करते हैं। क्यों? क्योंकि 200 सालों तक क्या किए थे अंग्रेज, हमको गुलाम बना करके रखे थे। तो जाहिर सी बात है उन्हीं की शासन व्यवस्था हमारे ऊपर अभी है एक प्रकार से, है ना, ज्यादातर व्यवस्था। तो देखते हैं आपके सबसे पहले आपके भारत शासन अधिनियम, ठीक है। ये आपकी किसी देश का नहीं है, हमारे ही देश के द्वारा आपकी जब संवैधानिक विकास जब हम लोग किए, ठीक है। संवैधानिक विकास जब हम लोग किए हैं तो उस संवैधानिक विकास के अंतर्गत भारत शासन अधिनियम, ये हमारा सबसे लास्ट अधिनियम था, एक्ट, है ना। तो उस अधिनियम के अंतर्गत कौन कौन से विषय थे, ठीक है, जिसको हम लोग शामिल किए हैं, तो उसमें ये लिखा हुआ है जो प्रमुख विषय थे, ठीक है। थोड़ा सा इसको समझ लीजिए आप लोग पहले भारत शासन अधिनियम से पहले, ठीक है, कि हुआ क्या था। तो हम लोग आगे अभी हम लोग पढ़ेंगे संवैधानिक विकास, है ना। संवैधानिक विकास हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, इसको ऐसे लिखा, संवैधानिक विकास, है ना, ये हम लोग अभी देखेंगे आगे। तो इस संवैधानिक विकास के अंतर्गत सबसे पहले जो संवैधानिक विकास किए गए थे, है ना, वो था आपके 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट अधिनियम, ठीक है। और इसी एक्ट के माध्यम से धीरे धीरे सुधार होते होते आपके सबसे लास्ट जो सुधार हुए थे वो थे आपके 1935 भारत शासन अधिनियम। भारत शासन अधिनियम ये हमारा लास्ट सुधार था। तो यही आपके जो लास्ट सुधार थे भारत शासन अधिनियम, ठीक है, इसके अंतर्गत जो विषय थे उन्हीं विषय को हम लोग डायरेक्ट अडॉप्ट किए हैं, किसमें, संविधान में। तो लगभग लगभग ऐसा बोला जाता है कि लगभग हमारे जो, है ना, 66.66% से लेकर के आपके 70% तक जो है वो भारत शासन अधिनियम से लिए गए हैं, संविधान का जो भाग है, ठीक है, या विषय है। और बाकी जो अन्य विषय बच गए हैं ना, लगभग लगभग आपके 33 से 35%, ठीक है, या 30 से 35% के आसपास, तो उसको हम लोग अलग देश से या अलग अलग देशों से अडॉप्ट किए हैं, लिए हैं, ठीक है। तो इसमें हम लोग समझते हैं कि क्या क्या है ये, है ना। सबसे पहले आप देखो क्या लिखा है, संघीय व्यवस्था। संविधान पढ़ रहे हैं तो संविधान के अंतर्गत आपको जो शब्दावली है इसको ध्यान रखना पड़ेगा, है ना। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके ये शब्दावली है, ठीक है। देखते हैं सबसे पहले आपके संघीय व्यवस्था। संघीय व्यवस्था का मतलब आपके होता है कि संविधान के अंतर्गत, ठीक है, कानून बनाने का जो विषय है उन विषय को स्पष्ट रूप से विभाजित किया गया है। कैसे? केंद्र सरकार का अपना विषय है, राज्य सरकार का अपना विषय है, ठीक है। केंद्र सरकार अपने विषय के अंतर्गत कानून बनाएगा और राज्य सरकार अपने विषय या अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत कानून बनाएंगे, ठीक है। दोनों में टकराव की स्थिति ना हो, ठीक है, तो इस व्यवस्था को बोलते हैं आपके संघीय व्यवस्था। फिर से बोल रहा हूं मैं एक बार, संघीय व्यवस्था मतलब होता है कि संविधान के द्वारा केंद्र सरकार मतलब संघ और राज्य सरकार दोनों को अपने अपने विषय में कानून बनाने का अधिकार दिया गया है, ठीक है। और वे अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर के आपके कानून नहीं बना सकता है, ठीक है। इन दोनों को आपके क्या किया गया है, संघीय व्यवस्था में नियंत्रित किया गया है, ठीक है।
ध्यान रखेंगे इसको, ठीक है। तो ये इसको मैं थोड़ा समझा देता हूं यहां, ठीक है। संघ एवं राज्यों को, ठीक है, अपने अधिकार क्षेत्र में कानून बनाने की स्वतंत्रता दी गई है, ठीक है। तो अधिकार क्षेत्र कहां से मिलेगा इसको? सूचियों से। संघ सूची कल पढ़े हैं, ठीक है, 100 विषय हैं। राज्य सूची में 61 है, ठीक है। उसके बाद आपके समवर्ती सूची क्या है, उसमें 52 था, है ना। तो देखो समवर्ती सूची अभी हमारे पास नहीं है, हम लोग अलग देश से उसको एडाप्ट करेंगे, अभी आगे पढ़ेंगे इसमें, ठीक है। तो ये थे आपकी संघीय व्यवस्था। उसके बाद आपके है न्यायपालिका। तो न्यायिक व्यवस्था कैसा होना चाहिए भारत में, तो वो हम लोग अपनाए हैं कहां से? भारत शासन अधिनियम थे, ठीक है। और ये भारत शासन अधिनियम आया आपके, है ना, इंग्लैंड की व्यवस्था से ही आया है, थोड़ा ध्यान रखेंगे, लेकिन थोड़ा से अलग है हमारे यहाँ का व्यवस्था। तो जो न्यायपालिका की जो व्यवस्था है वो भी हम लोग अपनाए हैं किसमें? भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत, ठीक है। इसके अंतर्गत आपके सुप्रीम कोर्ट आपके होते हैं सर्वोच्च न्यायालय, उसके नीचे में आपके हैं हाई कोर्ट, और उसके नीचे जो होते हैं उसको बोलते हैं अधीनस्थ न्यायालय, ठीक है, ठीक है। अधीनस्थ न्यायालय में आपके आते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ये सब आते हैं, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और अधीनस्थ न्यायालय। उसके बाद आपके लोक सेवा आयोग है, ठीक है, पब्लिक सर्विस कमीशन इसको बोलते हैं। तो सरकार जो है आपके शासन प्रशासन कैसे चलाएगा, उसके लिए नौकरशाह की जरूरत होती है। भाई देखो सरकार बनाते हैं कौन? चुन करके जो जाते हैं ना, इलेक्टेड बॉडी, तो चुन करके जाते हैं वो सरकार बनाते हैं। सरकार मतलब मंत्री परिषद, कल बताया था, प्रधानमंत्री और उसके पूरे मंत्री। तो वो लोग देश नहीं चलाते हैं, उनके नीचे में काम करने वाले जो आपके प्रशासक होते हैं, जिसको हम नौकर साहब बोलते हैं, ठीक है, उसकी नियुक्ति इसके माध्यम से करेंगे। किसके माध्यम से? लोक सेवा आयोग, पब्लिक सर्विस कमीशन इसको बोलते हैं। तो ये व्यवस्था भी हम लोग कहां से लिए हैं? भारत शासन अधिनियम से लिए हैं, ठीक है। और ये पहले आपके एकीकृत था, एकीकृत मतलब पहले आपके सेंट्रल स्तर पर होता था, बाद में आपके राज्य और केंद्र दोनों का अलग अलग होता है। केंद्र वाले को हम यूपीएससी बोलते हैं, भाग 14 याद कीजिए, भाग 14 में पढ़ाया था। केंद्र के लिए आपके यूपीएससी है, राज्यों के लिए आपके स्टेट पीएससी है, ठीक है, ऐसे। उसके बाद आपके आपके राज्य स्तर पर सबसे बड़ा जो संवैधानिक पद है उसको बोलते हैं राज्यपाल। तो राज्यपाल के पद की भी जो व्यवस्था है वो हम लोग कहां से लिए हैं? भारत शासन अधिनियम से ही लिए हैं, ठीक है। ये ध्यान रखेंगे, कब है भारत शासन अधिनियम? 1935, ठीक है। तो राज्यपाल का एक पद होना चाहिए, ठीक है, ये व्यवस्था भी हम लोग ये भारत शासन अधिनियम से। राज्यपाल का काम क्या होता है? वो किसी भी राज्य के संवैधानिक प्रमुख होते हैं। देखो दो प्रकार के, है ना, प्रमुख होते हैं, ठीक है, सरकार के अंतर्गत। एक होता है आपके वास्तविक प्रमुख, ठीक है, कार्यपालिका के वास्तविक प्रमुख, और एक होता है आपके टेम्पररी, है ना, टेम्पररी हम क्या बोलेंगे? अस्थायी प्रमुख, ठीक है। तो जो आपके स्थायी या फिर जो वास्तविक प्रमुख होते हैं वो आपके होते हैं कौन? राज्यपाल, जिसको हम संवैधानिक प्रमुख बोलते हैं, ठीक है। और जो आपके सरकार चलाते हैं, ठीक है, सॉरी, ये आपके जो वास्तविक प्रमुख नहीं है, ये आपके क्या है? टेम्पररी और संवैधानिक प्रमुख है। थोड़ा इसको समझते हैं, यहां पर थोड़ा मिस्टेक हो गया ना, ये आपके क्या है? संवैधानिक, है ना, एवं नाम मात्र के प्रमुख होते हैं, ठीक है। जबकि वास्तविक जो प्रमुख होते हैं वो आपके होते हैं मुख्यमंत्री और उसके मंत्रिपरिषद, जो पूरा काम क्या करता है? पूरे राज्य की व्यवस्था देखता है या सरकार को चलाता है। तो मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री के जो मंत्रिपरिषद है वो आपके होते हैं वास्तविक प्रमुख, और ये आपके क्या है? संवैधानिक प्रमुख, मतलब संविधान के अंतर्गत इसको पद दिया गया है, ठीक है, कि ये प्रमुख रहेंगे, ठीक है। और इसकी भी नियुक्ति हम लोग यहां से लिए हैं, भारत शासन अधिनियम से। नियुक्ति कौन करता है? तो केंद्र सरकार करता है, राष्ट्रपति करता है। आगे पढ़ेंगे इसके बारे में, ठीक है। फिर आपके क्या है? प्रशासनिक विवरण। तो ये आपके लोक सेवा के अंतर्गत ही प्रशासनिक विवरण, मतलब अलग अलग आपके बॉडी बनाई गई है प्रशासनिक विवरण के अंतर्गत। जैसे आपके पुलिस व्यवस्था अलग होगी, न्यायिक व्यवस्था अलग होगी, ठीक है, कानून व्यवस्था आपके अलग होंगे, राजस्व व्यवस्था अलग होंगे। ये सब मिलकर के आपके कहलाते हैं आपके प्रशासनिक विवरण। कि सरकार का प्रशासन कैसे चलेगा, कौन किस काम को देखेगा, समझ में आ रहा है? तो इसके लिए आपके बनाए गए आपके प्रशासनिक विवरण। समझ में आ रहा है जो बताना चाह रहा हूं? तो संघीय व्यवस्था मतलब क्या हुआ? दोनों का अपना अपना अधिकार क्षेत्र दिए गए हैं कि कौन किस अधिकार तक कानून बना सकता है, ठीक है, मतलब दोनों के विषय सूची को विभाजित कर दिया गया है। न्यायपालिका मतलब एकीकृत न्याय प्रणाली बनाई गई है, जिसमें आपके सबसे ऊपर में
सुप्रीम कोर्ट, फिर हाई कोर्ट, फिर नीचे अधीनस्थ न्यायालय, ठीक है, सहायक न्यायालय जिसको बोलते हैं। फिर आपके हैं लोक सेवा आयोग है, राज्यपाल का पद है, ठीक है, और आपके क्या है प्रशासनिक विवरण। तो ये आपके कुछ प्रमुख पॉइंट है जिसको आपको याद रखना है इसमें ना, इंपॉर्टेंट है ये। भारत शासन अधिनियम से हम लोग क्या चीज लिए हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपा जी आपके ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलिया से देखो, ये मैं अभी बताया हूं समवर्ती सूची। चूंकि हमारे पास दो ही प्रकार के सूची थे, संघ सूची और राज्य सूची। अब कुछ ऐसे विषय की भी जरूरत पड़ी जिसमें आपके क्या है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच कॉन्ट्राडिक्शन उत्पन्न हो रहा था, विरोधाभास, ठीक है। तो उस विरोधाभास को दूर करने के लिए हम लोग क्या लाए थे, समवर्ती सूची। और ये हम लोग कहां से लिए हैं, ऑस्ट्रेलिया से लिए हैं, ठीक है। ये हम लोग लिए हैं ऑस्ट्रेलिया से, ठीक है। समवर्ती सूची में उन विषय को शामिल किया जाता है जिसमें आपके केंद्र और राज्य दोनों मिलकर के कानून बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन याद रखेंगे विरोधाभास की स्थिति में केंद्र सरकार के द्वारा बनाए गए कानून ही मान्य होंगे। फिर से बोल रहा हूं एक बार, मैं क्या बोल रहा हूं, समवर्ती सूची में ऐसे विषय को शामिल किया गया है जिसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर के कानून बना सकते हैं। लेकिन अगर विरोधाभास उत्पन्न होता है, कॉन्ट्राडिक्शन, कोई विवाद उत्पन्न होता है, तो उस स्थिति में केंद्र के द्वारा बनाया गया कानून ही मान्य होगा। भाई केंद्र को ज्यादा पावर दिए गए हैं, राज्य को कम पावर दिए गए हैं। जब मैं केंद्र और राज्य बोलता हूं समझ में आ रहा है, केंद्र मतलब अभी के वर्तमान में मोदी सरकार, और राज्य मतलब अलग अलग स्टेट की सरकार, ठीक है। तो इसको बोलते हैं समवर्ती सूची। कितने विषय हैं कल पढ़े हम लोग समवर्ती सूची में, अभी वर्तमान में 52 विषय हैं, है ना, 52 विषय हैं। उसके बाद आपके प्रस्तावना की भाषा, तो प्रस्तावना की भाषा हम लोग लिए हैं कहां से, ऑस्ट्रेलिया से, ठीक है। और प्रस्तावना की भाषा आपकी शुरुआत कहां से होता है, हम भारत के लोग से, ठीक है। हम भारत के लोग मतलब क्या है, जितने भी यहां रहने वाले जो नागरिक है, ठीक है, उन नागरिकों के द्वारा ही हमारे भारतीय संविधान का निर्माण किया गया है। और यहां हम भारत के लोग का मतलब यह है कि केवल भारत के नागरिक है, ना कि हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, अमीर, गरीब या लिंग वाला कोई भेद नहीं किया गया है। सीधा हम भारत के लोग से चालू हुआ है, ठीक है। मतलब इसमें सभी नागरिक क्या है, बराबर है, चाहे वो किसी भी धर्म, संप्रदाय, किसी भी जाति, किसी भी वर्ग के हो। समझ में आ रहा है, ठीक। तो ये आपके प्रस्तावना की भाषा है। हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए, ठीक है, तथा इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, ठीक है, ये सब आपके प्रदान करने के लिए, है ना। आगे आप पूरा करेंगे तो आपको मिलेगा कि हम लोग आपके इसी के अंतर्गत, ठीक है, कब हम लोग संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किए हैं, हाँ, ठीक है, 26 नवंबर 1949 को, ठीक है। एतद द्वारा, एतद मतलब होता है हमारे स्वयं के द्वारा, क्योंकि भारत की जनता ही क्या बनाई है, भारत की संविधान के निर्माता है। तो हमारे द्वारा ही इस संविधान को क्या करेंगे, लागू करेंगे, ठीक है, आत्मार्पित करेंगे और अंगीकृत करेंगे, ठीक है। मतलब अपनाना है और हमारे द्वारा ही बनाया गया है। उसके बाद आपके व्यापार की स्वतंत्रता, ठीक है। तो केंद्र स्तर के जो व्यापार है, राज्य स्तर की व्यापार है, ठीक है, दोनों को अपने अपने स्तर पर स्वतंत्रता दी गई है, भेदभाव नहीं होना चाहिए। फिर आपके केंद्र और राज्य के बीच में आपके संबंध है, ठीक है। तो केंद्र और राज्य के बीच में संबंध, इसको हम लोग आगे भी पढ़े हैं और भाग में भी मैं पढ़ाया हूं आप लोग को, भाग 11, भाग 12 और भाग 13 में है, ठीक है। प्रशासनिक संबंध, वित्तीय संबंध, ठीक है, और व्यापारिक संबंध पढ़ेंगे ना भाई, तीनों प्रकार के, ठीक है। तो इसमें आपके भाग 11, 12 और 13 में है, पिछले क्लास में हम लोग कर चुके हैं इसको, ठीक है। तो इस संबंध को हम लोग वहां डिटेल करेंगे, केंद्र और राज्य के बीच में क्या संबंध है। और ये संबंध भी आपके यहीं से ही आपके चलेगा, कहां से, कि जितने विषय उसको बांटे गए उसी क्षेत्र में वो कानून बना सकते हैं, ठीक है। फिर आप कह जाइए आपके अमेरिका, यूएसए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अमेरिका से आपके पूछा जाता है फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार, या इसको बोलते हैं हम लोग मूल अधिकार, ठीक है। तो मूल अधिकार हम लोग कहां से लिए हैं, अमेरिका से लिए हैं, ठीक है। एक्चुअल में मूल अधिकार का जो कॉन्सेप्ट है वो इंग्लैंड से ही आया था, ठीक है। ये लगभग आपके 1200 ईस्वी के आसपास वहां हमको मिलता है। लेकिन जो आधुनिक मूल अधिकार है, जो हमको अभी वर्तमान में प्राप्त है, जो संविधान के द्वारा आपके नागरिकों को दिए जाते हैं, उस मूल अधिकार की व्याख्या आपके कहां से है, अमेरिका से है। और उसको हम लोग यहाँ अडॉप्ट किए हैं, मतलब लिए हैं। समझ में आ रहा है, ठीक है। कितने मूल अधिकार हैं, 6 मूल अधिकार हैं, ठीक है। पहले कितने थे, 7 थे। कौन से अधिकार को हटाए हैं,
संपत्ति, है ना, संपत्ति के अधिकार को हटा गए हैं, है ना, मतलब हटाए गए हैं और उसको कानूनी अधिकार बनाया गया है, पूरे रूप से आपके खारिज नहीं किया गया है, ठीक है, अभी भी आपके वो अधिकार के अंतर्गत है, ठीक है। फिर आपके देखो उपराष्ट्रपति का पद, तो यदि किसी कारणवश राष्ट्रपति के पद समाप्त हो जाते हैं या फिर राष्ट्रपति की पद में अगर कोई व्यक्ति नहीं है, किसी कारणवश आकस्मिक अगर उसका निधन हो गया, ठीक है, या उसके चुनाव लंबित है, तो उस कंडीशन में राष्ट्रपति के जो काम है, ठीक है, उसको कौन संभालेगा, तो इसके लिए आपके एक पद लाए गए हैं, कौन सा, उपराष्ट्रपति का पद। भाई जाहिर सी बात है ना, अगर राष्ट्रपति का पद अभी जैसे चुनाव नहीं हुआ है, लंबित है, या अचानक से उसका डेट वेट हो गया, तो उस कंडीशन में कोई ना कोई तो रहना चाहिए ना भाई, तो उसके लिए आपके लाए गए हैं उपराष्ट्रपति का पद, ठीक है। तो ये भी हम लोग कहां से लिए हैं, अमेरिका से, ठीक है। उसके बाद आपके देखो ये है मोस्ट इंपॉर्टेंट, स्वतंत्र न्यायपालिका, ठीक है। स्वतंत्र न्यायपालिका का मतलब होता है कि देखो सरकार कैसे चलती है, पहले ही बताया हूं, सरकार के कितने अंग होते हैं, बताइए भाई, 3 अंग होते हैं ना, कार्यपालिका, विधायिका, ये सब याद है ना आपको, और न्यायपालिका, ठीक है, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, ठीक है। अब इधर समझिए, विधायिका का काम है, विधायिका, केंद्र की विधायिका का नाम क्या है, संसद है, जानते हैं हम लोग, संसद बोलते हैं इसको। तो इनका काम है, विधायिका मतलब क्या है, विधि, कानून बनाना, ठीक है। इस कानून को लागू करने का काम किसका है, कार्यपालिका का काम है। अगर इनके द्वारा कोई कानून बनाए जाते हैं संसद के द्वारा, ठीक है, और उसको कार्यपालिका के अगर लागू करते हैं, और इन बनाने के दौरान और कार्यपालिका के द्वारा कानून को लागू करने के दौरान यदि आपके अधिकारों का हनन होता है या फिर हमारे संविधान के मौलिक ढांचा का, ठीक है, खंडन होता है, तो उस कंडीशन में न्यायपालिका क्या करती है, न्याय दिलाएगी, ठीक है। और दूसरा यह है कि यदि कोई कानून आपके अधिकार क्षेत्र को कम करता है तो उस कानून को वो शून्य घोषित करेगा, वो समाप्त करेगा, ठीक है। अब इस कंडीशन के लिए क्या किया गया है, इसी कंडीशन को लागू करने के लिए आपके क्या है, न्यायपालिका को स्वतंत्रता दी गई है। इसका मतलब यह है कि सरकार इसके ऊपर दबाव ना बनाए कि आपको यह काम करना है। इसी कारण हमारे देश का जो न्यायपालिका क्या है, स्वतंत्र है, उसको सरकार से कोई लेना देना नहीं है। भाई अगर सरकार के थ्रू ही अगर न्यायपालिका चलती तब तो फिर हो गया बेड़ा गर्क। भाई सरकार ही नियम बना रहा है, ठीक है, सरकार ही लागू करवा रही है, और सरकार ही अगर न्याय देगी तो वो तो इसी के हिसाब से चलेगा ना सब चीज। इसी कारण हमारे देश में क्या है, न्यायपालिका को स्वतंत्रता दी गई है। ये आपके हमारे जो आपके विधायिका है और हमारे जो कार्यपालिका इससे स्वतंत्र है। ये मतलब यह है कि न्यायपालिका के कार्यों में विधायिका और कार्यपालिका हस्तक्षेप नहीं करेगा। समझ में आ रहा है जो मैं बताना चाह रहा हूं, ठीक है। ये पूर्ण रूप से क्या है, स्वतंत्र है, ठीक है। अगर ऐसा नहीं होता तो ये तो फिर राजतंत्र हो जाएगा ना भाई। पहले क्या होता था, राजतंत्र में राजा ही आपके कानून बनाता था, राजा ही लागू करवाता था, और न्याय भी कौन देता था, राजा ही देता था अगर कोई गलत करता था। तो भाई राजा के अगर नजर में जो चीज सही है वो वही चीज सही मानेगा, और जो गलत है मतलब गलत है, ठीक है। तो खुद अगर कानून बना रहे हो, खुद लागू करवा रहे हो और खुद ही दंड दे रहे हो, समझ में आ रहा है, तो इसको बोलते हैं राजतंत्र। पहले होता था ना, राजा लोग सब चीज वही करते थे, तो इसी से तो हम लोग क्या है, राजतंत्र को समाप्त करते हैं हम लोग, लोकतंत्र की स्थापना किए हैं, ठीक है। तो समझ में आ रहा है न्यायपालिका की स्वतंत्रता मतलब कि जिसमें आपके सरकार के कोई भी अंग, सरकार के अंग मतलब संसद और कार्यपालिका, मतलब विधायिका और कार्यपालिका न्यायपालिका के कार्यों में क्या नहीं करेगा, हस्तक्षेप नहीं करेगा, मतलब ये अपना काम स्वतंत्र रूप से करेंगे, ठीक है। ये व्यवस्था हम लोग लिए कहां से, अमेरिका से लिए हैं, ठीक है। उसके बाद आप कहते हैं महाभियोग, ठीक है। तो महाभियोग एक क्या है, एक व्यवस्था है किसी भी संवैधानिक पद धारित व्यक्ति को उसके पद से हटाने की, ठीक है। तो एक दो पद है भारत में जिसके माध्यम से हम महाभियोग के माध्यम से उसको हटाते हैं, जैसे राष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति है, और आपके न्यायाधीश है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, ठीक है। जब मैं न्यायाधीश बोलूंगा तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, ठीक है, दोनों को समझेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ एकीकृत न्याय व्यवस्था है, सुप्रीम कोर्ट ऊपर में है, फिर हाई कोर्ट है, उसके नीचे में अधीनस्थ न्यायालय है। और ऐसा नहीं है कि वो आपके वो अलग अलग फैसला देते हैं, सबसे सर्वोच्च न्यायालय मतलब सबसे जो अंतिम फैसला कौन देता है, सर्वोच्च न्यायालय देता है। तो उसकी जो व्यवस्था है वो एकीकृत है, एक समान है, बशर्ते कि हमारे सुविधा के लिए उसको क्या किया गया है, आपके नीचे स्तर से ऊपर स्तर तक जाना पड़ता है। जैसे आपका पहला केस कहाँ चालू होगा, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, ठीक है। वहां अगर आप संतुष्ट नहीं हुए तो हाई कोर्ट जाएंगे, हाई कोर्ट में भी अगर आपको संतुष्टि नहीं हुई तो
सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, लेकिन उसके न्याय व्यवस्था समान ही रहेगा। समझ में आ रहा है? तो इसको बोलते हैं एकीकृत न्याय व्यवस्था। तो महाभियोग के पद को थोड़ा समझिए। महाभियोग में क्या बताया हूं? संवैधानिक पदधारित व्यक्ति को पद से हटाने की एक प्रक्रिया बनाई गई जिसको बोलते हैं महाभियोग। ठीक है, इसके अंतर्गत हम आपके 3 लोगों को हटा सकते हैं। ठीक है, क्या क्या मैं बोला हूं? प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और है ना न्यायाधीश बोल सके ना। इसको आप लिख लीजिए, आपको है ना हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के आपके न्यायाधीश, है ना। इसको हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, इसको हम क्या कर सकते हैं? हटा सकते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं महाभियोग। ठीक है, आगे इसके बारे में पूरे डिटेल करेंगे ना। अभी एक प्रकार से आपके ये जर्नल चर्चा चल रहा है। उसके बाद आपके एक शब्द है न्यायिक पुनर्विलोकन। ठीक है, छोटा छोटा शब्दावली है कॉन्स्टिट्यूशन में, लेकिन इसका जो विस्तार है और इसका जो समझ है वो मेन इंपॉर्टेंट है। अगर ये समझेंगे, ठीक है, तो आपको ये आगे काम आएगा कि इसका मतलब होता क्या है। तो इसको समझिए, न्यायिक पुनर्विलोकन, ठीक है, या पुनरावलोकन इसको बोलते हैं, रिव्यू पिटिशन इसको बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, न्यायिक पुनर्विलोकन। ठीक है, और एक होता है आपके जुडिशियरी रिव्यू होता है। ठीक है, न्यायिक समीक्षा, दोनों शब्द समझा रहा हूं एक साथ में। ठीक है, न्यायिक पुनर्विलोकन मतलब होता है कि जब कोई न्यायालय, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो चाहे हाई कोर्ट हो, यदि अपने द्वारा दिए गए कोई फैसले को दोबारा अगर वो उसमें जांच पड़ताल करके दोबारा अगर सुनवाई करता है, फिर से बोल रहा हूं मैं, क्या बोल रहा हूं मैं, अगर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के द्वारा कोई फैसले दे दिए गए हैं, ठीक है, अब उसके बाद आपके बाद में उसको पुनः आपके, है ना, कोई भी आपके सुनवाई के लिए आता है, अगर कोई वाद आता है, तो अगर उसको फिर से दोबारा अगर उसमें सुनवाई करेगा तो उसको बोलते हैं आपके न्यायिक पुनर्विलोकन। मतलब मैं जैसे फैसला दे दिया, आज अगर कोई फैसला दे दिया सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, अब आज अगर फैसला दिया, अगर 10 साल बाद अगर किसी व्यक्ति को लगता है कि नहीं फैसला गलत हुआ था सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में, तो उस कंडीशन में वो व्यक्ति फिर से आपके क्या लेकर के आएगा? वाद लेकर के आएगा हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में कि नहीं आपने उस समय ये फैसला गलत दिया था, एक बार और क्या कीजिए, इसमें पुनर्विचार कीजिए। पुनरावलोकन मतलब होता है पुनर्विचार करना, कि एक बार पुनर्विचार कीजिए। ठीक है, ठीक है, और उसके आधार पर आप बताइए कि अभी का वर्तमान स्थिति क्या होना चाहिए। तो इसमें क्या है, इसमें सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट समय समय पर अपने द्वारा दिए गए जो निर्णय है उसका रिव्यू पिटिशन करता है, मतलब पुनर्वलोकन करता है और फैसले भी बदलते हैं। समझ में आ रहा है? जैसे इसका एक सामान्य उदाहरण बता रहा हूं। पहले आपके क्या था, हमारे भारत में आपके समलैंगिक विवाह, ठीक है, गैर कानूनी था। समलैंगिक विवाह गैर कानून था। ठीक है, समय के साथ उसमें डिमांड बढ़ी कि नहीं ये तो नागरिक अधिकार है। भाई अगर किसी लड़की को केवल लड़की पसंद है, अगर वो उसके साथ ही रहना चाह रही है, तो लड़की और लड़की भी शादी करते हैं, पता है आपको। और अगर किसी लड़के को अगर लड़का ही पसंद है, वो दोस्त है लंबे समय से, अगर उनको ठीक लग रहा है कि हमको रहना समाज में, ठीक है, या फिर आपके इस देश में रहना है, ठीक है, और उन दोनों को अपना जीवन यापन अगर बिताना चाह रहे हैं, तो वो दोनों आपके क्या है, समलैंगिक विवाह कर सकते हैं। लड़का लड़का से शादी कर सकता है और लड़की लड़की से कर सकते हैं। तो पहले ये गलत चीज था, बाद में आपके फिर से इसमें सुनवाई किए गए और इसमें फैसला बदल दिए गए। तो इसको बोलते हैं आपके क्या है, न्यायिक पुनर्वलोकन। समझ में आ रहा है जो मैं समझाना चाह रहा हूं? ठीक है, ये चीज ध्यान रखेंगे। तो इसको बोलते हैं न्यायिक पुनर्वलोकन। एक और शब्द आता है न्यायिक समीक्षा। ठीक है, जुडिशियरी रिव्यू उसको बोलते हैं। न्यायिक समीक्षा मतलब होता है कि जब सरकार के द्वारा कोई विधि या कानून अगर बनाया गया है और उस कानून, ठीक है, या फिर उस अधिनियम के तहत आपके अधिकार का अगर हनन होता है या फिर संविधान के मौलिक ढांचा को, ठीक है, कोई नुकसान होता है, तो उस कंडीशन में न्यायपालिका उसकी न्यायिक समीक्षा कर सकता है। फिर से बोल रहा हूं एक बार, अगर सरकार के द्वारा कोई कानून या अधिनियम बनाए जाते हैं और उस अधिनियम के द्वारा आपके अधिकार का हनन होता है, नागरिक अधिकार का हनन होता है, या फिर आपके हमारे संविधान के मूल ढांचा जिसको बोलते हैं बेसिक स्ट्रक्चर, अगर उसमें कोई भी समस्या उत्पन्न होती है, तो इस कंडीशन में न्यायपालिका उस कानून की न्यायिक समीक्षा कर सकता है। ठीक है, मतलब उसको वो जांच सकता है कि ये जो कानून बनाए गए कानून है वो सही है या फिर नहीं है, और जितने भाग आपके सही रहेंगे उतने भाग को मान्य करेगा, और जितने भाग आपके कानून गलत रहेंगे उतने भाग को वो शून्य घोषित कर देगा। समझ में आया दोनों बातें? दोनों का मतलब, न्यायिक पुनर्वलोकन मतलब खुद के द्वारा दिए गए फैसले को दोबारा आपकी जांच करना, ठीक है, और न्यायिक समीक्षा मतलब होता है कि सरकार के द्वारा कोई नियम बनाया गया है या कोई कानून बनाया गया है, तो उस कानून की समीक्षा करना, जांच करना, ठीक है, कि वो विधि सम्मत है या
नहीं है और नागरिकों के अधिकार का हनन तो नहीं कर रहा है। समझ में आ रहा है जो बताना चाह रहा हूं? ठीक है, नेक्स्ट चले। ठीक है, एक मिनट है ना, 3 था ना यहां तक के आपके। काम करते हैं इसको अपन, ठीक है, बाद में ये मैं आप लोग को स्क्रीनशॉट भेज दूंगा, है ना। आगे चलते हैं ना। कहाँ तक हुआ था हमारा? अमेरिका तक, है ना, यूएसए तक। इसको आते हैं, चलिए। ठीक है, इधर को थोड़ा साफ कर देते हैं अपन। चलिए, है ना। तो ये थे आपके मूल अधिकार, है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना, ध्यान रखेंगे थोड़ा इसको, अमेरिका वाले को। ठीक है, मूल अधिकार है, उपराष्ट्रपति का पद है, स्वतंत्र न्यायपालिका है, महाभियोग की प्रक्रिया है। महाभियोग मतलब आपके हैं हटाने की प्रक्रिया को बोलते हैं, है ना, किसी भी संवैधानिक पद से किसी व्यक्ति को हटाने की प्रक्रिया। तो 3 लोगों को हटा सकते हैं, किसको किसको बताइए? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीश को। ठीक है, उसके बाद आपके ये न्यायिक पुनर्विलोकन हो चुका है। अब आप कहते हैं आयरलैंड। ठीक है, तो आयरलैंड से हम लोग लिए हैं नीति निर्देशक सिद्धांत। भाग 4 आप लोग को पढ़ाया हूं, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो उन नीति निर्देशक तत्व को हम लोग कहां से लिए हैं? आयरलैंड से लिए हैं। ठीक है, और ये केवल निर्देश मात्र होता है, बताएं आप लोग को। ये जो आपके क्या है, नीति निर्देशक तत्व मतलब होता है कि संविधान के द्वारा राज्यों को दिए जाने वाले आपके केवल निर्देश है। इसको चाहे तो लागू करवा भी सकती है और चाहे तो नहीं भी करा सकती है। ये केवल निर्देश मात्र है। राज्य अपने नागरिकों के सुविधा के लिए इन निर्देशों को चाहे तो लागू करवा सकती है, चाहे तो नहीं करवा सकती है। ठीक है, इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट जो उदाहरण है वो बताता हूं आप लोग को। अलग अलग राज्यों में शराबबंदी है, क्योंकि संविधान बोलता है कि राज्य को अपने नागरिकों के हित के लिए मादक पेय पदार्थ को प्रतिबंध करना चाहिए, मतलब शराबबंदी होना चाहिए। लेकिन बहुत सारे राज्यों का जो राजस्व है वो उसका बहुत बड़ा हिस्सा है, तो शराबबंदी नहीं हुआ है बहुत सारे राज्यों में। हमारे ही राज्य में नहीं हुआ है। हुआ है क्या? नहीं हुआ है। हमारे राज्य वाला सरकार ही बेच रही है, हमारे यहाँ तो नहीं बेच रहा है। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको। तो ये होता है आपके नीति निर्देशक तत्व, है ना। दूसरा पॉइंट और याद रखेंगे, ये जो नीति निर्देशक तत्व होते हैं इसको हम न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते हैं, मतलब इसके खिलाफ हम वाद नहीं ला सकते। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब यह है कि हम इस विषय को लेकर के न्यायालय नहीं जा सकते, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, कि हमारे राज्य वाले देखो सरकार जो आपके शराब को बंद नहीं कर रहा है करके। ठीक है, वो सरकार के हित में छोड़ दिया गया है। सरकार चाहे तो बंद करवा सकती है, चाहे तो नहीं भी करवा सकती है। ठीक है, मतलब क्या है, शराबबंदी होना चाहिए, ये संविधान बोलता है। ठीक है, तो इसको लेकर के एज अ नागरिक के रूप में हम आपके न्यायालय नहीं जा सकते कि सरकार को शराबबंदी करवाना चाहिए करके। ठीक है, वो सरकार के ऊपर छोड़ दिया गया है। ठीक, फिर आप क्या, ये राष्ट्रपति की निर्वाचन की पद्धति देखो। राष्ट्रपति का जो पद है वो हम लोग लिए हैं आपके भारत शासन अधिनियम, मतलब अंग्रेज इंग्लैंड से। लेकिन आपके राष्ट्रपति के निर्वाचन की जो पद्धति है वो हम लोग लिए कहां से? आयरलैंड से। ठीक है, निर्वाचन की प्रक्रिया तो बहुत लंबा प्रक्रिया है निर्वाचन की। कम से कम आपके जो संसद के सदस्य हैं, ठीक है, उसमें से कम आपको लोकसभा में 50 लोग और राज्यसभा में सॉरी लोकसभा में 100 लोग और राज्यसभा में कम से कम 50 लोग आपको जानना चाहिए। पहला पॉइंट मैं क्या बोला हूं कि अगर आप राष्ट्रपति बनना चाहते हैं तो सबसे पहले बात, कम से कम आपको 100 सांसद का, ठीक है, लोकसभा का या फिर राज्यसभा के 50 सांसद का समर्थन प्राप्त होना चाहिए। समर्थन मतलब 50 लोग आपको बोलेंगे कि आप नामांकन फॉर्म भरिए, हम आपको राष्ट्रपति बनाएंगे। ठीक है, तो पहला प्रक्रिया ये है, तब जाकर के आप नामांकन फॉर्म डालेंगे। फिर आपके 15,000 रुपए के क्या है, नामांकन राशि है। ठीक है, उसके बाद आपके निर्वाचन के लिए आपके एक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था की जाती है।
इस निर्वाचक मंडल में आपके लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है, लोकसभा, राज्यसभा और राज्य विधानसभा के निर्वाचित प्रतिनिधि ही भाग लेते हैं। मैं भी सामान्य समझा रहा हूं, अभी नहीं लिखेंगे ना इसको, मैं आगे पूरा डिटेल करेंगे ना, थोड़ा समझिए क्या क्या बोल रहा हूं मैं, क्या क्या बोल रहा हूं। कम से कम आपको 50 या 100 सांसद लोग जानने चाहिए। दूसरा, आपके नामांकन फॉर्म भरते समय 15,000 जमा करना है। फिर आपके निर्वाचक मंडल की व्यवस्था की जाएगी। निर्वाचक मंडल में कौन कौन होंगे, तो निर्वाचक मंडल में शामिल होते हैं आपके लोकसभा, राज्यसभा और जितने भी राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य हैं। ध्यान रखेंगे, निर्वाचित सदस्य, ये लोग मिल करके आपके निर्वाचक मंडल की, है ना, व्यवस्था करते हैं। ठीक है, उसके बाद आपके वोटिंग होगा। वोटिंग की पद्धति भी बहुत खतरनाक है। ठीक है, अनुपातिक पद्धति के एकल संक्रमणी मत प्रणाली, ऐसा शब्द लिखा हुआ है, समझ में आ रहा है? फिर से बोल रहा हूं मैं, अनुपातिक पद्धति के एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के माध्यम से गुप्त मतदान के द्वारा अप्रत्यक्ष चुनाव होता है। समझ में आया? अप्रत्यक्ष चुनाव होता है, समझ में आ गया? मतलब हम लोग डायरेक्ट इसको नहीं चुनते, हमारे द्वारा जो चुने हुए जनप्रतिनिधि, विधायक और सांसद, ये लोग मिलकर के क्या करते हैं, राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। ठीक है, दूसरा, अनुपातिक पद्धति के एकल संक्रमणीय मत प्रणाली, इसका मतलब होता है कि जितने भी सांसद विधायक है, ठीक है, जनसंख्या के आधार पर उनके जो प्रतिशत है, ठीक है, मत प्रतिशत है, उसको आपके बराबर रखा गया है। ठीक है, मतलब किसी को ज्यादा और किसी को कम ना हो, इसको ध्यान में रखा गया है। ठीक है, इसी का नाम देखना कि अलग अलग राज्य के जो विधानसभा के सदस्य होते हैं उसका मत मूल्य अलग अलग आता है। क्यों आता है? क्योंकि हमारे छत्तीसगढ़ में, जैसे उदाहरण के रूप में बता रहा हूं, हमारे छत्तीसगढ़ में जनसंख्या कम है, तो हमारे राज्य की विधायक का मत मूल्य कम है। यूपी के जो जनसंख्या वो हमसे कई गुना ज्यादा है। भाई हमारे छत्तीसगढ़ में अभी लगभग अभी देखना, अभी जनगणना होगा तो मेरे को लगता है कि 3 करोड़ के आसपास हम लोग पहुंचेंगे, हमारी राज्य की जनगणना। यूपी का जनगणना पहुंचने वाला है आपके लगभग 25 करोड़ के आसपास। समझ में आ रहा है? हमारे यहाँ 3 करोड़, ठीक है, यूपी का लगभग 25 करोड़ के आसपास जाएगा। ठीक है, मतलब एक एज्यूम कर रहा हूँ 21 करोड़ तो था ही, वो अमेरिका के बराबर, बीच में बताया था, अमेरिका के जनसंख्या के बराबर आपके वहां की जनसंख्या है यूपी की। तो हमारे 3 करोड़ है, उसका 25 करोड़ है, तो वहां के विधायक का मत मूल्य ज्यादा होगा ना भाई, क्योंकि वो ज्यादा जनसंख्या को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है वो। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो ऐसे आपके इसको बोलते हैं अनुपातिक पद्धति के। एकल संक्रमणी मत प्रणाली मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि कोई भी जो व्यक्ति आपके, है ना, 50% प्लस एक वोट अगर पाता है, वो आपके चुनाव जीतेंगे। ठीक है, जैसे मान के चलो आपका 3 व्यक्ति खड़े हुए हैं, ए, बी और सी। ठीक है, तो सबसे पहले आपके मत देंगे पहली बार, तो पहली बार मत में मान के चलो इसको 40% मिला, इसको 30% मिला, इसको भी 30% मिला। ठीक है, या फिर ये मान के चलो कि इसको थोड़ा कम करो। ठीक है, इसको मान के चलो आपके 32% मिला और इसको 28% मिला। ठीक है, बैठो बैठो, तो ये कितना हो गया टोटल? 100% हो गया। 40%, 32% और 28%, टोटल 100%। लेकिन जीतने के लिए कितना चाहिए? 50% प्लस एक मत चाहिए, तभी जाकर के कोई व्यक्ति क्या बनेगा, राष्ट्रपति बनेगा। ठीक है, तो अब अभी नहीं हुआ, देखो कोई भी नहीं जीता है, तो इस कंडीशन में क्या करते हैं, जो सबसे कम वोट पाए हैं उस व्यक्ति की सदस्यता को समाप्त करते हुए, इसको जो मिले हुए वोट है, इसको हम इन दोनों को क्या करते हैं, विभाजित कर देते हैं। समझ में आ रहा है? जो सबसे कम वोट पाए हैं, जैसे आपके 3 लोग खड़े हैं, इसमें से आपके सबसे ज्यादा ये है, फिर बीच वाले ये है, फिर सबसे कम आपका है, तो पहले आपके पद को समाप्त करेंगे कि आप राष्ट्रपति के दौड़ में सबसे लास्ट में है, तो आप बाहर हो जाएंगे, और आपको जो मत मिले हैं उस मत की गणना फिर इन दोनों को मिला करके करेंगे। ठीक है, अब इन दोनों को जब मिला करके करेंगे तो फिर से इसमें आपकी क्या होगी, गणना होगी इसमें, है ना। अब इसमें से अगर आपको, है ना, इस व्यक्ति को ज्यादा लोग चुने, इसको कम मिले, तो अगर इसको अगर मान के चलो अगर 52% मिल रहा है, ठीक है, बच गया, इसको मिलेगा आपकी कितना हो जाएगा ये 48%, तो कौन जीतेगा? ए नंबर वाला जीत गया। या फिर अगर इसको ज्यादा मत मिलेगा तो ये जीत जाएगा, ये हार जाएगा। तो इसको बोलते हैं एकल संक्रमणीय मत प्रणाली, अनुपातिक पद्धति की एकल संक्रमणीय मत प्रणाली। अनुपातिक पद्धति मतलब होता है कि प्रत्येक राज्य के जो विधायक है और सांसद है उसके मत मूल्य को समान रखा गया है जनसंख्या के अनुपात में, बताया अभी। ठीक है, और अनुपातिक पद्धति के और एकल संक्रमणीय मत प्रणाली मतलब ये होता है कि अगर एक से अधिक लोग अगर खड़े हैं, ठीक है, तो उसके वोट प्रतिशत को देखा जाएगा, और जब तक कि आपके 50
1% + 1 वोट नहीं मिलेंगे तब तक वो विजय घोषित नहीं होंगे। समझ में आ रहा है जो बताना चाह रहा हूं? तो इतना लंबा प्रक्रिया ही है, हम ये पढ़ रहे हैं राष्ट्रपति की निर्वाचन की प्रक्रिया, तब जाकर के राष्ट्रपति चुनते हैं। समझ में आ रहा है? पढ़ने में भले हमको बहुत जटिल लग रहा है, लेकिन अगर एक दो जने जब खड़े होता है तो इतना जटिल नहीं है वो। समझ में आ रहा है ना? ठीक है, क्योंकि देखो जो लोग सरकार चलाते हैं वही लोग आपके राष्ट्रपति भी बनाते हैं, क्योंकि उन्हीं के पास ज्यादा संख्या बल होती है। भाई जिनका सरकार है, ठीक है, उन्हीं के आधार पे क्या बनेगा? राष्ट्रपति बनेगा। वो किसी को भी बैठा दे, आपको भी बनवा सकते हैं। ठीक है, अच्छा इधर मिटाना नहीं है ना। चलिए आगे चलते हैं फिर। राज्यसभा सदस्यों का मनोनयन। ठीक है, तो राज्यसभा जो होते हैं आपके संसद के 2 सदन होते बताया हूं, या 3 अंग होते हैं। कौन कौन से? राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। तो जो 2 सदन होते हैं उसमें से एक सदन को बोलते हैं राज्यसभा और दूसरे सदन को बोलते हैं लोकसभा। लोकसभा का निर्वाचन होता है प्रत्यक्ष और राज्यसभा का निर्वाचन होता है अप्रत्यक्ष। तो इस राज्यसभा में जो अप्रत्यक्ष निर्वाचन होता है, इसी में से आपके 12 सदस्य है ना, इसका मनोनयन करते हैं कौन? राष्ट्रपति करते हैं। तो जो 12 सदस्य को जो मनोनयन करते हैं, ठीक है, उसकी जो व्यवस्था है वो भी हम लोग कहां से लिए हैं? आयरलैंड से लिए हैं। ठीक है, क्यों करते हैं? बात तो ये आएगी ना, क्यों करते हैं। ठीक है, तो इसको थोड़ा समझिए। देखो हमारे यहाँ आपके राज्यसभा कितने सीट हैं बताओ? 245 है ना। इसमें से आपके 233 लोगों का आपके निर्वाचन अप्रत्यक्ष होता है। ठीक है, और 12 लोगों का आपके क्या होता है? मनोनयन होता है। मनोनयन मतलब आपके राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। ठीक है, किनको मनोनीत करते हैं? तो जो आपके विज्ञान है, ठीक है, साहित्य है, और विज्ञान, साहित्य, दर्शन, ठीक है, और कला, और आपके समाज सेवा। फिर से बोल रहा हूं मैं, विज्ञान, साहित्य, कला, ठीक है, और आपके क्या बोला हूं, एक समाज सेवा। अगर इस क्षेत्र के ख्याति प्राप्त अगर कोई व्यक्ति है जो इस क्षेत्र में बहुत लंबे समय से काम कर रहे हैं, 15 साल, 20 साल, 30 साल, है ना, तो उस व्यक्तियों में से कुछ व्यक्तियों को क्या कर सकते हैं? मनोनीत कर सकते हैं। ये कितने लोगों को मनोनीत करेंगे? तो 12 लोगों को, है ना, ध्यान रखेंगे। विज्ञान, साहित्य, कला और समाज सेवा, ये 4 शब्द लिखा हुआ है। लेकिन सचिन तेंदुलकर भी आपके राज्यसभा बने थे, मैरी कॉम भी बने थे। ये लोग तो खेल वाले हैं, है कि नहीं है? ठीक है, तो खेल वाले कैसे इसमें आ गए? हाँ, तो जो खेल है उसको हम लोग कला में लेते हैं, खेलना भी एक कला है कि नहीं है? ठीक है, तो इसी के आधार पर हम उसको लिए हैं। दूसरा आपके साहित्य से भी आते हैं। साहित्य मतलब फिल्म क्षेत्र से, जैसे अभी आपके जावेद अख्तर है, आपका जानते जावेद अख्तर को आप लोग? ठीक है, तो वो भी आपके क्या है? राज्यसभा के सांसद है। तो ऐसे आपके अलग अलग क्षेत्र के व्यक्तियों को क्या दिया जाता है? राज्यसभा की सदस्यता मनोनीत की जाती है। ठीक है, कितने लोगों को? 12 लोगों को। तो ये व्यवस्था हम कहां से लिए हैं? आयरलैंड से लिए हैं। क्लियर हो रहा है धीरे धीरे? ठीक है, नेक्स्ट चलिए, कनाडा। ठीक है, तो कनाडा में चलते हैं। तो कनाडा में आपके देखो राज्यपाल की नियुक्ति। तो राज्यपाल की नियुक्ति की प्रक्रिया देखो, ऊपर हम लोग राज्यपाल के पद देखे थे, याद आ रहा है? ठीक है, ऊपर हम लोग राज्यपाल के पद देखे थे। यहां आपकी उसकी नियुक्ति है, तो नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है ना नियुक्ति। ठीक है, और आर्टिकल 155 इसके अंतर्गत आपके करते हैं, अनुच्छेद 155 के तहत। अभी ऐसा एक पेपर हुआ है, आया था? आया था, है ना। बनाए कि नहीं बनाए? इसको पढ़े थे? हाँ, ठीक है। तो कहीं से भी हो आप पढ़ेंगे तो आपके क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा ना भाई। ठीक है, कोई बाहर से थोड़ी ना पूछेगा, जो उन्होंने सिलेबस बनाया उसी से पूछेगा। ठीक है, तो जो हम लोग पढ़ते हैं उसी में से आपके क्वेश्चन आता है। ठीक है, मैं आपके उस दिन उसको भी बताया था, पेशा एक्ट, भूरिया आयोग, वो भी आपके पूछा था। पूछा आपके ठीक ठाक ही था, थोड़ा लेवल बढ़ा के पूछा था एसआई वाले, है ना। चलो देखते हैं ना, जो भी रिजल्ट आएगा आप लोग तैयारी करते रहिए, हो जाएगा, चिंता मत करो। ठीक है, चलो इसमें देखो अब अवशिष्ट शक्तियां केंद्र में है। संघ सूची, संवर्ती सूची, ठीक है, संघ सूची, राज्य सूची, संवर्ती सूची और अवशिष्ट सूची, इसको हम लोग बाद में जोड़े हैं। फिर से एक बार तीनों समझा रहा हूं। संघ सूची में कानून बनाने का अधिकार केंद्र को है, राज्य सूची में कानून बनाने का अधिकार राज्य को है, संवर्ती सूची में कानून बनाने का अधिकार दोनों को है। ठीक है, तो ये अवशिष्ट सूची फिर कहां से आ गया नया? तो समझिए, चलो अवशिष्ट सूची भी आपके संघ सूची के अंतर्गत ही इसको
मतलब संघ सूची का विषय नहीं है, लेकिन ये अवशिष्ट सूची एक अलग से सूची बनाया गया है। इसमें आपके कानून बनाने का जो पावर दिया गया है, अधिकार दिया गया है, वो आपके केंद्र सरकार को दिए गए हैं। ठीक है, इसके तहत क्या होता है, उन विषय को शामिल किया गया है जो आपके संविधान लागू होने के समय हमारे पास नहीं था, लेकिन वर्तमान में कानून बनाना अनिवार्य है। उन विषय को इसमें रखते हैं, किसमें, अवशिष्ट सूची में। फिर से बता रहा हूं मैं, क्या बोला हूं मैं, जब हमारा संविधान लागू हुआ तो उस समय हमारे पास बहुत सारे अन्य विषय नहीं थे जो अभी वर्तमान में है। जैसे हमारे पास मोबाइल नहीं था उस समय, था क्या मोबाइल, नहीं था। सोशल मीडिया था क्या, नहीं था। लेकिन ज्यादातर जो क्राइम हो रहा है आजकल तो ऑनलाइन ही हो रहा है, नहीं हो रहा है, सोशल मीडिया के माध्यम से क्राइम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हो रहा है ना भाई। तो उस समय नहीं था, अभी तो है। तो अभी वर्तमान के आधार पर जो कानून बनाएंगे, जो नए विषय रहेंगे, उसको हम लोग शामिल करते किसमें, अवशिष्ट सूची में। ठीक है, और इसमें भी कानून बनाने का अधिकार किसको है, केंद्र सरकार को है। समझ में आ रहा है मैं जो समझा रहा हूं, संघ ही कानून बनाएगा, लेकिन ये उन विषय में बनाएगा जो उस समय नहीं था, जिस समय संविधान लागू हुआ, लेकिन वर्तमान में आपके कानून बनाना अनिवार्य है। जैसे आपकी वही ये वाला कानून बताया हूं आपको, समलैंगिक वाला, भाई वो उस समय नहीं था ना, हमारे समाज में प्रचलन नहीं था कि लड़की लड़की से कैसे शादी करेगा, लड़का लड़का से कैसे शादी करेगा। अभी लेकिन आपके सुप्रीम कोर्ट ने बोला है। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे जो कानून है, जो समय के साथ अगर बदलाव हो रहा है, तो उसमें अगर कानून बनाने का अधिकार जो होता है वो आपके होता है किसमें, अवशिष्ट शक्ति में। और किसको रहेगा कानून बनाने का अधिकार, केंद्र सरकार को। समझ में आ रहा है। ठीक, आगे चलते हैं। सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था। ठीक है, तो संघीय व्यवस्था मैं सबसे ऊपर भी पढ़ाया हूं, सबसे स्टार्टिंग में भारत शासन अधिनियम, संघीय व्यवस्था हम लोग लिए हैं। और संघीय व्यवस्था मतलब क्या होता है, केंद्र के विषय में और राज्य के विषय में दोनों को अपने अधिकार क्षेत्र में कानून बनाने का अधिकार दिया हुआ है। तो वो वहां भी दिया हुआ था, यहां भी दिया हुआ है, लेकिन यहां एक शब्द जोड़ा हुआ है, देखो, सशक्त केंद्र। ये शब्द आप याद रखेंगे। इसका मतलब ये होता है कि इसमें ज्यादा पावर किसको दिए गए हैं, केंद्र सरकार को दिए गए। मतलब संघीय व्यवस्था तो रहेगा ही रहेगा, केंद्र सरकार अपने विषय में कानून बनाएगा ही बनाएगा, राज्य अपने विषय में कानून बनाएगा, लेकिन ज्यादातर जो शक्ति किसको दिए गए हैं, केंद्र सरकार को दिए हैं। ठीक है, क्यों दिए गए, क्योंकि हमको एक पावरफुल क्या चाहिए, केंद्र सरकार चाहिए। ठीक है, और इस पावर का उपयोग वो करता है जब आपके देश में विकट परिस्थिति उत्पन्न हो जाती है, कोई भी, जैसे आपातकाल की स्थिति आ गया, समझ में आ रहा है, जैसे आपके कोई अन्य देश हमारे ऊपर हमला कर दिए, तो उस कंडीशन में जो कानून या फिर पूरे जो पावर लेने का जो अधिकार रहेगा वो किसको रहेगा, केंद्र सरकार को रहेगा। इसी कारण इसमें लिखा हुआ है सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था। संघीय व्यवस्था रहेगा, लेकिन ज्यादा पावरफुल कौन रहेगा, केंद्र सरकार रहेगा, अभी भी है। ठीक है, हम लोग पढ़े हैं ना, केंद्र सरकार के पास ऐसे भी 100 विषय है, 100 विषय है ना भाई। ठीक है, तो ये है आपके कनाडा का है। फिर आपके ये ब्रिटेन, ठीक है, जिसका सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ा है वो आपकी क्या है, ब्रिटेन है। हमारे भारतीय संविधान में सबसे ज्यादा जो प्रभाव पड़ा है वो किस देश के संविधान का पड़ा है, पूछेंगे तो ब्रिटेन का, क्योंकि 200 साल तक वही लोग क्या किए हैं, हमारे ऊपर शासन किए हैं, तो जाहिर सी बात है उसकी जो शासन व्यवस्था हम लोग अडॉप्ट किए हैं। कलेक्टर का पद भी अभी तक उन्हीं का है। हमारे जितने भी कानून व्यवस्था है राजस्व के अंतर्गत, वो सारे अभी भी आपके इंग्लैंड के जो आए थे, है ना, उनके द्वारा बनाए गए, या फिर इंग्लैंड में जो चलता है वही कानून व्यवस्था है हमारे यहाँ। हम लोग अभी भी बहुत ज्यादा सुधार नहीं किए हैं। ठीक है, तो सुधार करने की जब जब जरूरत पड़ेगा तब हम कर रहे हैं। अगर जरूरत नहीं है, अगर ठीक ठाक चल रहा है, तो सुधार भी करने की जरूरत नहीं है। भाई समय के साथ अगर सुधार की डिमांड होगी तो कर रहे हैं, और नहीं है, अगर शासन व्यवस्था बढ़िया चल रहा है तो करने की जरूरत भी नहीं है। ठीक है, इसी कारण भारतीय संविधान को लचीला बोलते हैं। ठीक है, लचीला और कठोर का सम्मिश्रण। मतलब ये है कि जहां हमको जरूरत है वहां क्या कर सकते हैं, बदलाव कर सकते हैं, लेकिन जहां हमको बदलाव नहीं करना है, ठीक है, वहां आपकी इसकी व्यवस्था को बहुत कठोर बनाया गया है, हम आसानी से उसको बदल नहीं सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपके संसदीय शासन प्रणाली। ठीक है, संसदीय शासन प्रणाली इसका मतलब क्या होता है बताइए। संसदीय शासन प्रणाली का मतलब होता है कि जब कार्यपालिका को, ठीक है, विधायिका के प्रति जवाबदेह या उत्तरदायी बनाया जाए, या कार्यपालिका जब विधायिका के प्रति जवाबदेह हो, तो उसको बोलते हैं आपके संसदीय शासन व्यवस्था। ठीक है, फिर से समझा रहा हूं, आप इधर समझिए। ठीक है, छोटा छोटा पॉइंट है, मैं बार बार बोल रहा हूं, लेकिन पावरफुल शब्द है ये, है ना। क्या बोला हूं मैं आपके, संसदीय शासन व्यवस्था, संसदीय
शासन व्यवस्था, है ना, शासन व्यवस्था, ठीक है। इसका मतलब होता है कि देखो सरकार के कितने अंग होते हैं, फिर से वही चलिए, कार्यपालिका और विधायिका, ठीक है। और जब जब मैं कार्यपालिका की बात करूंगा तो हम स्थायी कार्यपालिका की बात नहीं करते हैं, कल बताऊं ना, स्थायी कार्यपालिका और अस्थायी कार्यपालिका। जितने भी आपके नौकरशाह है वो आपके स्थायी कार्यपालिका में आते हैं, और जितने भी आपके सरकार जो चलती है जो 5 साल के लिए चुन करके आते हैं, जिसमें आपके मंत्री परिषद है, उसको बोलते हैं आपके अस्थायी कार्यपालिका। तो वही देश चलाता है। हमारे जो प्रधानमंत्री है और प्रधानमंत्री के जितने भी आपके मंत्री हैं, इन सब को एक साथ हम बोलते हैं मंत्री परिषद, और यही मंत्री परिषद को हम बोलते हैं आपके कार्यपालिका, ठीक है, मंत्री परिषद, ठीक है, ठीक है। और विधायिका मतलब क्या है, संसद, यही है ना भाई। तो संसदीय व्यवस्था मतलब होता है कि जब आपके कार्यपालिका को विधायिका के प्रति क्या बनाया जाए, उत्तरदायी या फिर आपके जवाबदेही, ठीक है, बनाया जाता है, ठीक है। या फिर किसी भी देश की अगर सरकार, सरकार मतलब आपकी कार्यपालिका, जब वो अपने विधायिका या संसद के प्रति जवाबदेह होते हैं तो उसको बोलते हैं संसदीय शासन व्यवस्था, ठीक है। अब ये कैसी बात है, तो ये ऐसी बात की देखो, सरकार जो चलती है वो नागरिक के हिसाब से चलता है, नागरिक के हित के लिए काम करता है, ठीक है। अगर सरकार को योजना बनाया है, ठीक है, अब उस योजना का अगर इंप्लीमेंटेशन अगर ठीक से नहीं हुआ, या उस योजना के माध्यम से किसी नागरिक का अधिकार अगर हनन हो रहा है, या फिर अगर नागरिक को हानि होगा, तो उस हानि के जो जवाबदेही है वो कौन देगा, मंत्री देगा। और मंत्री कहां जवाब देगा, संसद में देगा। सवाल जवाब होता है कि नहीं होता है, ठीक है। जैसे आपके महिला बाल विकास मंत्री है, अभी उनसे सवाल पूछा गया कि महतारी वंदन में इस महीने कितने लोगों को पैसा गया। आप लोग देखें छत्तीसगढ़ राज्य का आपके वो जो चलता है आपका संसदीय शासन व्यवस्था, उसमें आपके विपक्ष वाले पूछे उनको, ठीक है, महिला बाल विकास मंत्री से, कि अभी जो है आपके आपके पोर्टल में कुछ समस्या चल रहा है, तो इस महीने आपके कितने लोगों को महतारी वंदन का पैसा गया, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि लगभग 1 या 1.5% के आसपास बचे, बाकी सबको चला गया। समझ में आ रहा है। तो कौन जवाब देगा, मंत्री। और ये मंत्री किसके सदस्य हैं, मंत्री परिषद के। और मंत्री परिषद मतलब क्या होता है, कार्यपालिका। समझ में आ रहा है। तो ये जो कार्यपालिका है, ठीक है, ये जब आपके किसके प्रति, ठीक है, किसके प्रति जवाबदेह होंगे, विधायिका, विधायिका मतलब संसद के प्रति। तो इसी व्यवस्था को बोलते हैं संसदीय शासन व्यवस्था। मतलब जो मंत्री आपके कहां जवाब देते हैं, संसद में, ठीक है। और संसद में जवाब देंगे तो कौन, आपके मुद्दे को उठाया जाता है। समझ में आ रहा है ना। कोई जो विपक्ष पार्टी वाले वो आपके मुद्दे को उठाएंगे, और जो सरकार में है उससे सवाल पूछा जाता है। तो इसको बोलते हैं क्या, संसदीय शासन व्यवस्था। समझ में आ रहा है जो बताना चाह रहा हूं मैं, ठीक है। फिर आप क्या जाइए, एकल नागरिकता बता दिया हूं मैं। हमारे देश में आपके इंग्लैंड की तरह एकल नागरिकता की व्यवस्था की गई है ना। अमेरिका में आपके दोहरी नागरिकता है। क्यों है, क्योंकि वहां के जो स्टेट है, राज्य की पहली नागरिकता है, फिर आपके देश की नागरिकता है। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ आपके केवल सभी व्यक्तियों को एक ही नागरिकता प्राप्त है। हम सब के सब क्या है, भारतीय है, इंडियन, ठीक है। आप लोग देखना जब फॉर्म डालते तो आपकी नागरिकता पूछते हैं, तो आप लोग क्या डालते हैं, भारतीय। छत्तीसगढ़ी ऐसा थोड़ी ना लिखते हैं, नहीं लिखते ना। छत्तीसगढ़ के हम लोग केवल निवासी हैं। हम लोग निवासी कहीं भी हो सकते हैं, छत्तीसगढ़ के हो सकते हैं, असम के हो सकते हैं, मध्य प्रदेश के हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन हमारी जो आपके नागरिकता है वो केवल एक ही रहेगा, कौन सा, भारतीय। तो हमारे यहाँ आपके एकल नागरिकता व्यवस्था है, ठीक है। और हम लोग कहाँ से लिए इसको, ब्रिटेन से, ठीक है। मंत्रिमंडल प्रणाली यही आपके हैं कि सरकार आपके बहुत सारे मंत्री बना करके क्या चलेंगे, ठीक है, काम करेंगे। तो इसको बोलते हैं आपके मंत्रिमंडल प्रणाली, ठीक है। एक आपके मुख्य होंगे जिसको हम बोलते हैं प्रधानमंत्री, और उसके नीचे बहुत सारे मंत्री होंगे जो अलग अलग विभाग को चलाता है या संचालित करता है, ठीक है। विधि का शासन, विधि का शासन मतलब होता है कि विधि के अंतर्गत ही शासन किया जाएगा, ठीक है। सरकार जो बनी है, सरकार अपने इच्छा अनुसार कार्य नहीं करेंगे। जो कानून में जो लिखा गया है, ठीक है, और जो कानून में जो बात की गई है उसी के आधार पर क्या होगा, शासन किया जाएगा। इसी को बोलते हैं आपके विधि का शासन। मतलब जो भी आपके, चाहे नागरिक हो, चाहे सरकार हो, चाहे किसी अन्य व्यक्ति हो, उसके साथ अगर कोई भी व्यवहार किया जाएगा तो किसके आधार पर किया जाएगा, कानून के अधिकार आधार पर किया जाएगा, ठीक है। तो इसी कारण बोलते हैं कि कानून ही क्या है, हमारे देश में सर्वोच्च है, ठीक है। इसका मतलब होता है आपके विधि का शासन, ठीक है, कि शासन विधि के अनुसार ही की जाएगी। मनमाने तरीके से सुना होगा शासन, समझ में आ रहा है।
लास्ट आपके संसदीय विशेषाधिकार, इसका मतलब होता है कि संसद को, है ना, कुछ कार्य करने के लिए कुछ विशेषाधिकार प्राप्त है, इसको बोलते हैं संसदीय विशेषाधिकार। ठीक है, वो हम देखेंगे जब आपके संसदीय शासन व्यवस्था पढ़ेंगे तो। ठीक है, बहुत सारे ऐसे विशेषाधिकार है जिसके अंतर्गत आपके संसद कानून बना सकता है। ठीक है, इसको बोलते हैं संसदीय विशेषाधिकार। ठीक है, तो आज हम देखें आपके 6 तक के, फिर आपके और बचा हुआ है 4 5। ठीक है, चलिए ठीक, थैंक यू फिर।